परम आराध्य, परम पावन, प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरम वंदे सचम सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। ओम अरहम। बंधुओं बहनों, आज का हमारा विशेष कार्यक्रम, रविवारी कार्यक्रम जो हमारा विशेष कार्यक्रम होता है, इसमें आज का हमारा जो विषय रखा है हमने, उपवास या लंघन। उपवास क्यों करना चाहिए, उससे हमें क्या बेनिफिट होते हैं और कैसे हम शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हर दृष्टि से स्वस्थ रह सकते हैं। तो आज इसी संबंध में हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ नागपुर से जानी मानी आयुर्वेदिक डॉक्टर सुमिता जी जोंगड़ हमारे साथ जुड़ने वाली है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला से निवेदन करना चाहूंगा और आगे का कार्यक्रम आप संपन्न कराएं, और सुमिता जी का वेलकम और उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी दें। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग। यस, मधु जी के और कंचन जी के चेहरे पे के साथ अरुणा जी के सबके चेहरे पे स्माइल सी आ गई है। अशोक जी, यस, विथ डॉक्टर सुमिता जी का भी स्वागत कीजिए। वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। आते ही आपका स्वागत सबकी तरफ से सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। तो आज साल का आखिरी दिन है और कल से नया दिन, नया साल शुरू हो रहा है। और कितना अच्छा टॉपिक भी सिलेक्ट किया है और कितना अच्छा वक्ता भी है। तो देखो कितना अच्छा त्रिवेणी संगम है कि एक अच्छी पब्लिक है सामने, एक अच्छा वक्ता है और एक अच्छा विषय है। इसी जैसे त्रिवेणी संगम और क्या हो सकता है। तो आज हम जब जानेंगे उपवास के बारे में, बहुत कुछ जानेंगे, और वो भी विशेषज्ञ से जो इस विषय की मास्टर है। ऐसे नहीं कि कोई भी जाके बता रहा है मेरे जैसा। ये तो स्पेशल व्यक्ति है और स्पेशल ज्ञान से भरी हुई है। तो हम उनको सुनेंगे। तो मुझे लगता है 1 तारीख के लिए कुछ नए संकल्प करने पड़ते हैं। मेरा जो मानना था कि 31 तारीख को हमें कुछ सोचना है कि क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, याद करना है कितना साथ में आ रहा है, क्या गया, क्या हमने पाया, क्या गया, क्या हमने पाया, इसका चिंतन कीजिए। और आज नया संकल्प करने के लिए मुझे लगता है बहुत सुंदर विषय है उपवास। क्योंकि आज अगर महत्व समझे तो केवल इसको समझकर मत छोड़िए। आज संकल्प कीजिए कि मैं वीक में 1 दिन उपवास करूंगी। कौन कौन कितने उपवास करते हैं वो प्रश्न भी लास्ट में आई थिंक सुमिता जी को बोलूंगी कि कवर कर लीजिए। और फिर हम देखेंगे कि आज संकल्प करेंगे कि महीने में कम से कम 1 उपवास कितना क्या कर सकते हैं, क्योंकि उपवास का बहुत महत्व है। मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करने वाली, फिर भी मैं जस्ट बताऊं कि उपवास केवल शारीरिक विकृति दूर करने के लिए नहीं है। अगर हम समझते हैं कि मुझे स्वस्थ रहने के लिए बोल रहे, तो ऐसा नहीं है। इसमें मन, आत्मा सभी परिष्कृत हो जाते हैं। उपवास से पाचन तंत्र तो हमारा अच्छा होता ही है, परंतु शरीर में विषाक्त जो पदार्थ होते हैं उसका भी निष्कासन आसानी से हो जाता है। इसीलिए ये बहुत उपयोगी है। इससे हमारा वजन भी कम होता है और कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो भी घटने में बहुत मदद होती है। हमारे धमनियों के भी ये लाभदायक है। तो इस प्रकार जितना इम्पोर्टेंट उपवास का है, आई थिंक कि हम वैसे सब जानते हैं कि उपवास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जानना एक बात और करना एक बात। तो हम
कितने लोग इसको कर रहे हैं, करना चाहते हैं, इस पर भी चिंतन होना चाहिए। क्योंकि मैं इस टॉपिक को नए साल से भी जोड़ रही हूँ कि भाई आज का लास्ट डे है, तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा सोचना है कि हमें कुछ करना है। तो चलिए बात करते हैं हम सुमिता जी की। आज उनकी परिचय देने की हमें आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि वो हमारे परिवार के एक है, और परिवार के सभी व्यक्तियों को हम एक दूसरे को जानते हैं। इसके पहले इनके काफी लेक्चर्स हो चुके हैं, और विशेषता मुझे याद है वो राइस पर लेक्चर दिया हुआ। राइस पे ये पीएचडी भी कर रही है, और राइस पर विषय इतना डिफरेंट है कि इस पर कोई पीएचडी करे और ऐसे पॉइंट बताए। आई वॉज दैट टाइम सरप्राइज्ड, एंड सो इट्स वंडरफुल टॉपिक कवर्ड बाय सुमिता जी। ऐसे सुमिता जी केवल प्रोफेसर ही नहीं है, वो तो आयुर्वेद में प्रोफेसर है, गवर्नमेंट कॉलेज नागपुर में स्वास्थ्य विभाग के वो विभागाध्यक्ष है। आयुर्वेद में जो महत्वपूर्ण पंचकर्म, योगा, आहार, इनके मदद से वो लोगों को बीमारियां ठीक तो करती ही है। परंतु 22 साल का इनका चिकित्सा का एक्सपीरियंस है। 22 साल, एक तो नॉलेज, खुद डॉक्टर, और फिर उसके साथ जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस। वाह क्या बात है। और इन्होंने आज तक लगभग 200 से ज्यादा व्याख्यान ऐसे दिए हैं कि जो जन जन को जागरूक करे, आयुर्वेद के बारे में उनको समझाए और आगे बढ़ाए। न जाने इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिला है। धन्वंतरी पुरस्कार, योग शिक्षक पुरस्कार, गो विज्ञा रक्षक पुरस्कार, ऐसे अलग अलग पुरस्कार भी मिले हैं। और हम हमेशा एक बात को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। वो कौन सी? एक बात को हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, वो हम लोगों को बहुत अच्छी लगती है। ऐसी बात सुमिता जी में है। सुमिता के साथ राइट कर सकते, चैट में लिख सकते हैं, ऐसी कौन सी बात है कि जो हमें बहुत अच्छी लगती है वो सुमिता के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए उनका स्वागत और जोरदार से हो जाएगा। याद तो कीजिए कोई एक आधा पॉइंट मैंने जो बताती हूँ। सरल नहीं अशोक जी, सरल नहीं, सरल तो बहुत कॉमन है, हमारे में बहुत लोग सरल है। हमारे में एक्सेप्शनल लोग ऐसे हैं, जैसे सुमिता जी के साथ है। सुमिता जी सरल तो है ही। और कुछ बताइए कि एक सुमिता जी की खासियत, मतलब उनके साथ जुड़ी हुई है, और हमेशा मैं आनंद भाई जी चाहते कि ऐसी सबके साथ जुड़े। सोचो थोड़ा, बताओ। अशोक जी ने प्रयत्न तो किया, आप लोग भी कीजिए कुछ प्रयत्न। स्माइल करने से क्या होगा? मधु जी जवाब भी दीजिए। जोर से हंसने से भी नहीं जवाब होगा। यस, अध्यात्म। ठीक है कंचन जी, अध्यात्म हमारे में भी कई लोगों में है। बोलने से राइट करिए मधु जी, मधु जी राइट 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 कीजिए, चैट में लिखिए। समय नहीं ज्यादा गुजारना चाहूंगी क्योंकि खूब सुनना है, तो चलिए मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि इसमें समय जाएगा। प्रभावशाली तो व्यक्ति तो है ही, प्रभावशाली व्यक्ति तो जवाब तो अच्छे आ रहे, सरल है, स्वभावशाली, आध्यात्मिक, ये सब तो उनके वर्णन, गुण वर्णन हम जानते हैं। मेन बात यह है कि हमेशा मैं और अनंत भाई की ये इच्छा रहती कि सपरिवार जुड़े, पति और पत्नी जुड़े, तो ये दोनों डॉक्टर है। सबसे बड़ी बात है जो काम करते हैं वो डॉक्टर मिलके काम करना, ये बहुत एक्सेप्शनल है। जैसे हम कभी कभी देखते थे पहले जोड़े से हमारे लोग इसमें जुड़ते थे एमपी के में, अब तो वो रहा नहीं है, कोई जोड़े से नहीं जुड़ रहा है। हमको इसीलिए बुरा लगता है कि भाई जोड़े के साथ आप सुनते हैं अच्छा लगता है तो अपने पति को प्रेरणा दीजिए, अगर जेंट्स जुड़ रहे तो पत्नी को प्रेरणा दीजिए और उनको भी जोड़ने की कोशिश कीजिए, ये हम चाहते। तो सुमिता जी के साथ गौतम जी, नाम भी हाँ। देखिए सब। अलका जी, हाँ जी। एक बात मैं और बताना चाहूंगा डॉक्टर साहब और सुमिता जी, जहां भी चारित्रात्माओं के लिए समय निकालने का जरूरत होती है, बिना कुछ विलंब किए तुरंत पहुंचते हैं अपना काम धंधा छोड़ के। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, साधु सतियों की सेवा में हमेशा अपना नियमित इनका रहता है। जहां भी साधु साथियां रहती है उनको आयुर्वेदिक दवाइयों की और जब भी जरूरत पड़ती है उनकी ट्रीटमेंट की, और तुरंत सेवा में उपस्थित हो जाती है। ये सबसे बड़ी खूबी है आपकी। ओम आराम कीजिए एक बार। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। सुमिता जी के लिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, यस। 3 शब्द है, सुमिता। सुमिता, तो पहला सुमन से ये काम करती है, सुमन से काम करती है, मन से, भाव से सबसे जुड़ती है। सुमी, मी,
मिलते हैं जब इनको तो बहुत अच्छा लगता है, मिलते हैं जब भी बहुत कम लेक्चर देते हैं, इनको महीने में एक देना चाहिए हमें, आपका ज्ञान इसमें शेयर करना चाहिए। मिलते हैं इनको तो बहुत अच्छा लगता है। ताउम्र ये इसी तरह आगे बढ़ती रहे और हमारे साथ जुड़ती रहे इसी भाव के साथ। मैं ओम अरहम। एमपी के और कल्याणम योग केंद्र से सुमिता जी को नम्र निवेदन करती हूँ कि माइक हैंड ओवर टू यू। उसके हाँ, पूर्व सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए आप सुमिता जी का वेलकम कीजिए। स्वागतम वेलकम स्वागतम वेलकम स्वागतम वेलकम स्वागतम। वेलकम वेलकम। माइक हैंड ओवर टू डॉक्टर सुमिता जी। थैंक यू अलका आंटी। एमपी वेलकम। के फिटनेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। और आनंद अंकल और अलका आंटी के साथ काम करने में मुझे हमेशा ही बहुत मजा आता है। दोनों ही बहुत एक्सपीरियंस्ड है। मैं उम्र में बहुत छोटी हूँ, पर हमेशा वो मेरा अप्रिसिएशन करते हैं और आगे मुझे हमेशा बढ़ाने के लिए मोटिवेट करते रहते हैं। थैंक यू अलका आंटी। तो आप सभी को जय जिनेन्द्र, नमस्ते। जैसा आंटी ने कहा है कि अगले साल का रिजोल्यूशन लेना है हमको, इसी के लिए आज हम ये तैयारी कर रहे हैं। जो 2023 का आज आखिरी दिन है, नए सूर्योदय के साथ में नया संकल्प लेते हुए हम फास्टिंग के बारे में आज बात करेंगे। आपने आप लोगों को सभी को वो फास्टिंग के बारे में पता होगा। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो आते हैं, अलग अलग नमूने के फास्टिंग के नाम लेकर के लोगों में उसका प्रचार करने के लिए सभी लोग बहुत ही जागरूक रहते हैं। फिर भी कोरोना में मैंने काफी लोगों से सुना कि अगर हम फास्टिंग करेंगे तो हमको कोरोना हो जाएगा। पर इस सोच को लेते हुए मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि हमने बहुत नजदीक से देखा कि जो लोग रेगुलर फास्टिंग करते थे उनको कोरोना बहुत ही कम मात्रा में हुआ और ना के बराबर हुआ। और इसीलिए एक अलग महत्व है उपवास का, फास्टिंग का। वैसे हर धर्म में, हर रिलीजन में, हर कोने में, दुनिया के भी हर कोने में उपवास का महत्व बताया है। नेचुरोपैथी बोलिए, जैन धर्म बोलिए, मुस्लिम धर्म बोलिए, सनातन धर्म बोलिए, हर जगह फास्टिंग का एक अलग महत्व है। और इनके सारे जो रेफरेंसेस है वो कहीं ना कहीं 3-4 हजार साल पहले से आ रहे हैं। आप एक बात सोचिए कि कोई चीज सदियों से चलती आ रही है तो वो कहीं ना कहीं प्रूवन है, इसलिए चलती आ रही है। जैसे आज भी लोग गर्म पानी में पैर सेकते हैं दर्द मिटाने के लिए, जो कई सदियों से चलता आ रहा है। नए नए कितने भी आविष्कार हुए, फिर भी कुछ चीजें सदियों से चलती आ रही है। उसी में से एक फास्टिंग है जो प्रूवन है। इसे हम कार्य कारण भाव और कारण कार्य भाव, ऐसी दो चीजें होती है हमारे फिलोसॉफी में। तो इसमें ऐसा पता चलता है, रिवर्स फार्माकोलॉजी में हम जाते हैं तो, कि ये प्रभावी है, इसीलिए ये उत्कृष्ट है, इसीलिए ये हमको करना है। मतलब हमको इसके लिए नया रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अब आयुर्वेद क्या कहता है उपवास के बारे में, क्योंकि मेरा विषय जो है आयुर्वेद में स्वस्थ वृत्त एवं योग, इसके अंदर हम योग, निसर्गोपचार और आयुर्वेद तीनों के बारे में भावी डॉक्टर्स को पढ़ाते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो आयुर्वेद में जो उपवास की परिभाषा है बहुत ही डिफरेंट है, और वर्ल्ड वाइड जो उपवास की परिभाषा है वो बहुत ही अलग है। जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको पता है, जो काफी प्रचलित हो गया है। इवन हमारे जैन धर्म में भी 11 प्रकार के, अलग अलग टाइप के 12 प्रकार के उपवास बताए हैं। उसमें भी अनशन के अंदर भी और अलग अलग नमूने के उपवास आए हैं। आयुर्वेद क्या कहता है इसके बारे में हम ये जानेंगे। आयुर्वेद में दो प्रकार की चिकित्साएं बताई है। एक है संतर्पण जनित विकारों की चिकित्सा और एक दूसरा है अपतर्पण जनित विकारों की चिकित्सा। अब
संतर्पण और अपतर्पण क्या है? संतर्पण मतलब जो ज्यादा खाने से होने वाली बीमारियां, और अपतर्पण यानी पेट भर के खाना ना मिलने से या फिर कहीं ना कहीं पोषण नहीं होने से जो बीमारियां होती है उनको अपतर्पण जनित विकार कहते हैं। अब जो अपतर्पण जनित विकार है उनमें क्या है, जैसे माल न्यूट्रिशन है, टीबी की बीमारी है, क्षय रोग है, ऐसे जिसमें आदमी दुबला हो जाता है या उसके जॉइंट्स को पोषण नहीं मिलते हैं। 7 धातुएं जो बताई है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सातों धातुओं का अगर पोषण नहीं होता है तो वो अपतर्पण जनित बीमारियां कहलाती है। और संतर्पण जनित यानी मोटापा, हाइपरटेंशन, थायराइड, डायबिटीज, जो गलत तरीके से या ज्यादा मात्रा में खाने से होने वाली बीमारियां है। तो और आयुर्वेद में ऐसा कहा है कि कृश की चिकित्सा करना आसान है पर स्थूल की चिकित्सा करना बहुत मुश्किल है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। और उसी के अंदर जो संतर्पण जनित व्याधियों की चिकित्सा है उसमें आता है लंघन। लंघन के बताए हैं 10 प्रकार। तो हम थे 10 प्रकार के लंघन के ऊपर में, जिसमें लंघन एक बहुत बड़ी चिकित्सा बताई है आयुर्वेद में। तो इसमें है 4 प्रकार के पंचकर्म, वमन, मिरेचन, नस्य और बस्ती। ये किनको करना है और अगले 6 किनको करना है। इसके अलावा जो 10 प्रकार के लंघन है, ये 4 होने के बाद में है तृषा, मतलब पिपासा, पानी नहीं पीना। दूसरा मारुत सेवन, हवा, मतलब हवा को सेवन करना, बताऊंगी मैं इसके बारे में। फिर पाचन, मतलब डाइजेशन की प्रक्रिया को बढ़ाना। फिर उपवास, व्यायाम, ऐसे। और आतप सेवन यानी सनबाथ, जो सूर्य का आतप लेना। मतलब ऐसे अलग अलग तरीकों से वात, पित्त, कफ को ट्रीटमेंट के लिए लंघन बताया है। जैसे अगर कफ प्रकृति है, लंघन करना है तो हवा में बैठने से भी लंघन होने वाला है। और वात प्रकृति है तो आतप सेवन, धूप में बैठने से भी लंघन होने वाला है। और कफ प्रकृति में बीमारियां है, ज्यादा बल है और ज्यादा प्रमाण में बीमारियां है तो पंचकर्म करके लंघन होता है। और जो मृदु सुकुमार है, मतलब जो वीक है, उसके लिए उपवास का प्रयोजन दिया हुआ है। देखिए कितना सुंदर है, 3 प्रकार के लोगों के लिए। जैसा जो हेवी, मॉडरेट और माइल्ड, जिसको हेवी लंघन करना है उसको पंचकर्म बताया है। जिसको मॉडरेट लंघन करना है उसके लिए मारुत सेवन, व्यायाम, आतप सेवन, ये चीजें बताई है। और एकदम जो माइल्ड लंघन करना है उनके लिए उपवास चिकित्सा बताया है। अभी लंघन की निरुक्ति देखते हैं। निरुक्ति मतलब ये वर्ड कहाँ से आया है? तो इसका मीनिंग है लघु अन्नम इति लंघनम, मतलब खाना कम खाना, यही लंघन है। आहार मात्रा पुनर्बल अपेक्षिणी, मतलब आहार की मात्रा ऐसी हो कि फिर से भूख लगे, इस। और लंघन लघु अन्नम इति लंघन, मतलब जो पहले वीक पेशेंट्स है उनको हमको लंघन बताना है तो इसमें उपवास ही करना ऐसा नहीं बोला है। इसमें लघु अन्न, कम कम खाते हुए उसकी अग्नि को बढ़ाना है। जैसा बड़ी लकड़ी को अगर जलाना है, बड़ी लकड़ी यानी क्या, हमारा पंच पकवान वाला खाना, उसको अगर जलाना है तो जठराग्नि में हमको थोड़ा थोड़ा चारा डालना पड़ेगा, पतली पतली लकड़ियां डालनी पड़ेगी, वो जलेगी और अग्नि को बढ़ाएगी। और फिर बड़ी लकड़ी यानी हम पंचपकवान वाला खाना भी डाइजेस्ट कर पाएंगे। और जिसकी इच्छा है कि जो बहुत फूडी है और उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, उसको एसिडिटी है, उसको गैसेस हो रहे हैं और वो खाना चाहता है, तो उसने लघु अन्नम, छोटे छोटे उपवास अलग अलग टाइप के जो बताया है उस तरीके से शुरू करना है। तो लंघन का मतलब आपको समझ गया, लघु अन्नम इति लंघनम। उपवास यानी निरंकार उपवास, ऐसा आयुर्वेद में बहुत कम बताया हुआ है। और जो अलग अलग टाइप के मैंने आतप सेवन और पाचन बताया। पाचन बोले तो जो ट्रीटमेंट है, लंघन, पाचन, दीपन। पाचन यानी बचे हुए दोषों का पाचन करने के लिए कुछ दवाइयां देते हैं। दीपन
भूख बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयां देते हैं, और जहां दवाइयां नहीं देना है उसे लंघन कहते हैं, जो आहार से जिसको ठीक करना है। अब बात है कि लंघन कितना करना चाहिए, और किसने करना चाहिए, और कब तक करना चाहिए। लंघन कितना करना चाहिए, तो चरक संहिता में दिया है कि आप 3, 5, 7 दिन तक लंघन कर सकते हैं, पर लघु अन्न कम कम खाते हुए 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन बीमारियों को देखते हुए ये करना है। और ऐसा ही बोला है कि वात पित्त कफ के हिसाब से भी 3, 5, 7 दिन का स्लॉट रहता है। तो ये हो गया कितने दिन तक ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अब बात है कि कितना करना चाहिए। कितना करना चाहिए, इसमें ऐसा है कि सम्यक लंघन, अति लंघन और हीन लंघन। मतलब अगर लंघन कम हो रहा है तो कैसे पहचानना है, और लंघन ज्यादा हो जा रहा है तो कैसे पहचानना है। लंघन कम हो रहा है तो कैसा पहचानेंगे हम लोग, भूख नहीं लगेगी जब तक। एक एग्जांपल देते हैं, चलो मैं आपको बताती हूँ। एक पेशेंट था मेरे पास में जिसको टीबी था। देखिए 1997 की बात है, सॉरी 2003, 2003 की बात है, जब मेरा थीसिस वर्क चल रहा था एमडी का। तो मैंने अपना काम किसी कंप्यूटर वाले को दिया था। उस समय हमको किसी को काम देना पड़ता था ये। तो वो मेरा पेशेंट भी था, तो वो बोलता था कि मैं 1 घंटे से ज्यादा बैठ के काम नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने उसको पूछा कि ऐसा क्या है, प्रॉब्लम है आपको। तो उन्होंने बोला कि मैं 1994 से मुझे टीबी है, और मैंने डिफॉल्टर टीबी, मतलब टीबी की दवा साल भर लेते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर से बीमारी हो जाती है तो उनको डिफॉल्टर नाम दे दिया जाता है। और डिफॉल्टर टीबी दुनिया में ऐसा पेशेंट माना जाता है कि उसको कोई नजीक नहीं रखना चाहता है, क्योंकि ये कभी भी ठीक होने वाला इंसान नहीं होता है। उसको हर नमूने की टीबी की दवा चली जाती है, फिर भी वो ठीक नहीं होता है। तो उसने बोला मुझे कि मैं डिफॉल्टर टीबी हूँ, और मुझे अब कोई डॉक्टर भी इलाज नहीं करना चाहता है। तो मैंने उससे कहा कि तुमको तकलीफ क्या है वो बताओ, डिफॉल्टर टीबी साइड में रखो आप अभी। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं जो भी खाना खाता हूँ, तो मुझे सब्जियां, जीरा, बीन्स भी, चौली का दाना मेरे पॉटी में वैसे के वैसा निकलता है। और जो टीबी के ग्रैनुल्स भी खाता हूँ तो वो भी वैसे के वैसे निकल जाते हैं। मतलब उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम इतनी खराब हो चुकी थी कि उसको दवा भी पच नहीं रही थी। तो फिर मैंने उसको बोला कि क्या तुम मेरा सुनोगे। तब तो मैं बहुत नई, मतलब नई नई प्रैक्टिस शुरू की थी मैंने। तो उन्होंने बोला कि आप, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आप जो बोलोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। तो मैंने उसको बोला कि मुझे तुमको 21 डेज का फास्टिंग लंघन देना है। अब सोचो, टीबी का पेशेंट है, खाना पच नहीं रहा है, 1 घंटा बैठ नहीं पा रहा है, इतना वीक है। तो इतने वीक पेशेंट को पंचकर्मा नहीं बोला जाता है, इसलिए मैंने सबसे छोटा वाला जो लंघन वाला पार्ट है वो उसको एडवाइस किया। मैंने उनको बोला कि आपको दिन में 1 लीटर छाछ पीना है। तक्र शक्र से दुर्लभम, शक्र मतलब इंद्र, इंद्र को भी छाछ चाहिए रहती थी, तो भी दुर्लभ, मतलब इतना इंपॉर्टेंस दिया है छाछ को कि सब लोग उसको आराम से पी लेते थे। तो उसको मैंने बोला कि एक दिन में एक बार आपको 1 लीटर छाछ पीना है, और उसको मैंने एक मसाला बना के दिया, छाछ का मसाला, जिसमें जीरा, अजवान, ऐसे अपनी जो चीजें रहती है, क्योंकि वो कहाँ से लाएगा। उसको बोला, उसको लगा कि ये दवा है, एक्चुअली वो मसाले थे। मैंने उसको बोला कि ये आप 1 लीटर छाछ में इतना 20 ग्राम ऐड कर देना, और यही पीना, इसी से आपको ताकत रहेगी। और खाना बिल्कुल खाना नहीं है, जिस दिन भूख लगेगी उस दिन मेरे पास आना। और बढ़ाते हुए मात्रा में मैंने उसको 14 पुड़िया दे दी, मतलब आज 1 पुड़ी, कल 2 पुड़ी, परसों 3, ऐसा करते हुए। पंचामृत परपटी एक दवा होती है आयुर्वेद में, उसको बहुत ध्यान रख के देना पड़ता है, उसके ऊपर डाइट भी बहुत फॉलो करना पड़ता है। तो वो चौथे दिन मेरे पास में आया, वो बोला कि मैडम मेरे को 1 लीटर छाछ में ही मुझे दिन भर कोई खाना खाने का भी मन नहीं हुआ, और मेरे को वो डाइजेस्ट भी हो गई, और अभी मैं 2.5 घंटा आज मैंने काम किया। ऐसा 10 साल में दुनिया में पहली बार हुआ कि मेरे को इतना फ्रेश फीलिंग हुआ, और मैंने इतना टाइम तक काम किया। तो मैंने उसको और मोटिवेट किया
मैंने उसको बोला कि अगर आपको अभी भूख अगर लगती है तो आप ज्वारी की रोटी वो छाछ में क्रश करके खा सकते हो, नहीं तो भूख ना लगे तो आपको इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। 7 दिन के बाद जब मेरे पास आया तो उसने बोला कि मैडम मैंने आज 6 घंटे काम किया। वो मेरे लिए ही अपने आप में एक नया रिसर्च हो रहा था, क्योंकि बुक्स में लिखा था पर मैंने वो करके देखा। ठीक है। अब उसको पूछा कि अभी पॉटी कैसे हो रही है, खाना तो खा नहीं रहे हो तुम? तो बोल रहे थे कि मेरी एकदम नॉर्मल पॉटी हो रही है, पतली चिकट, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब उसका गट का माइक्रोबियम फ्लोरा, जो पेट के अंदर के बैक्टीरिया है, वो ठीक तरह से पनपने लगे थे उसके, और वो ही उनका हीलिंग कर रहे थे। छाछ एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक होता है कि जो बैक्टीरिया को ठीक करता है। एक तक्र उपवास भी बोला है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने उसको वो एडवाइस किया था। अब फिर 10वें 12वें दिन के बाद में उसने मुझे बोलना शुरू किया कि मैडम अभी मुझे भूख लगना शुरू हो गया है। तो मैंने उनको कम कम मात्रा में, जैसे लाही है, फुटाना है, मखाना, मूंग की दाल, एकदम कम क्वांटिटी में 2-3 बार दिन में, 4 बार में थोड़ा थोड़ा करके खाने के लिए एडवाइस किया। अब ऐसा हो गया, फिर मैंने ऐसा करते करते 21 दिन बहुत अच्छे से गुजर गए। पेशेंट में एक बहुत आत्मविश्वास बढ़ गया कि उसको जीने की इच्छा शुरू हो गई। और फिर मैंने बोला कि अभी आप जाओ अपने टीबी सेंटर में, उनको जाके बोलो कि अभी मेरे को आप दवा दो, वो आपको अच्छे से लागू पड़ेगी। फिर भी उसकी इच्छा थी कि मैंने आयुर्वेद से ही इलाज करना है मेरा। पर कैसा होता है कि प्रोटोकॉल में हम लोग ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए हम लोगों ने। फिर बाद में उसका मुझे 2010 में फोन आया। आप विश्वास नहीं करोगे, वो कहाँ पर था पता है? पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में चला गया था वो। वहां पे उसको कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब मिल गया। उसके बाद तो आज तक मुझे फोन नहीं आया उसका। पर वो बोल रहा था कि मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, और मैं स्वामी रामदेव के वहां पे काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। देखिए कितनी अच्छी बात है। एक लंघन का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। मतलब उपवास यानी सिर्फ दिन भर नहीं खाना, यही उपवास नहीं रहता है। आयुर्वेद में जो बोला है, तो हम लोग क्या करते हैं जब बहुत ज्यादा, मतलब ये अंडर ऑब्जर्वेशन होता है। और अतिलंघन के मैं आपको लक्षण बता देती हूँ। अतिलंघन मतलब एक, वो भी एक केस के माध्यम से ही मैं आपको बताऊंगी। आम बात जानते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसके अंदर में अपने जो जॉइंट्स होते हैं ना, थोड़े छोटे छोटे जॉइंट्स मोटे होने लगते हैं, टेढ़े होने लगते हैं, पूरा दिन भर स्टीफनेस रहता है, अकड़न रहती है, चलने का मन नहीं रहता है। वो एक पेशेंट में बहुत ज्यादा मात्रा में था। और वो एक नगर सेवक का बेटा था। और वो, उसको किसी ने बोला कि यहाँ एक डॉक्टर है। वो ही उसी समय की बात है ये। मैं क्यों इतनी पुरानी बातें बोल रही हूँ? क्योंकि अगर हम डॉक्टर पे विश्वास रखते हैं तो वो डॉक्टर आपको पूरी तरीके से ठीक करता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरा आखिरी डॉक्टर होना चाहिए और आपको ही मुझे ठीक करना है, चाहे आप कुछ भी करो मैं आपकी बात मानूंगा। तो मैंने उसको 5 दिन का लंघन देने का सोचा, क्योंकि उनकी प्रकृति पित्त प्रकृति थी और पूरे जॉइंट्स में पेन था। और मैंने साइंटिफिकली उनको करना चाहा। मैंने उनका सबसे पहले टेम्परेचर नोट डाउन किया। तो वो पहले दिन का टेम्परेचर था 100 डिग्री। और मैंने उनको बोला कि आपको रोज टेम्परेचर सुबह 7 बजे नोट डाउन करना है और मुझे रिपोर्टिंग करना है। भूख कितनी लगी वो बताना है। खाने में मैंने उनको चावल पे पापड़, नाचनी, रागी के पापड़, मूंग का सूप, पतली दाल का पानी, छाछ में रोटी मिक्स करके खाना ज्वारी की। इस तरीके से दिन में 6 बार में उसको डाइट प्लान करके दिया, बहुत कम मात्रा में, जिसमें पपीता था, अनार था, ये भी चीजें थी। पर दूध दही, और इसमें जो भी चीजें मैंने नहीं बताई है वो बिल्कुल भी खाना नहीं था। मतलब राइस नहीं खाना था, कोई भी दही नहीं खाना था, बाहर की चीजें, मिठाई विठाई कुछ भी नहीं खाना था। इसी तरीके से खाना था कि जो भूख बढ़ाने वाली चीजें हो और उनका मेटाबॉलिज्म बढ़ाए, ऐसी चीजें हो। उसका अगले दिन फोन आया कि मैडम फीलिंग फ्रेश, थोड़ी जकड़न भी कम हुई आज सुबह, और लैट्रिन भी थोड़ी ठीक हुई। फिर तीसरे दिन उसका टेम्परेचर 98, फिर 97। अब 5वां दिन आया। मुझे थोड़ा सा टेंशन था कि इनको अति लंघन ना हो जाए, पर मैंने पेशेंट को बताया नहीं। पर मैं वॉचफुल थी कि इनका फोन आता है तो मुझे इनको एडवाइस करना है सही तरीके से। 5वें दिन शाम को उनका मुझे फोन आया कि मैडम मुझे अभी 96 डिग्री हो गया है टेम्परेचर, बॉडी थोड़ी ठंडी भी रहने लग गई है, पर मुझे भूख बहुत अच्छी लग रही है, तो क्या मैं अभी आज खाना खा सकता हूँ? तो मैंने गलती कर दी।
मैं बोली आज आप खाना मत खाइए, 5वां दिन पूरा कर लीजिए, आप कल से खाना खाइए। अब 6वें दिन सुबह मुझे उसका फोन आया कि मुझे खांसी हुई और उसके अंदर थोड़ा सा खून निकला। मैं समझ गई कि ये हो गया अतिलंघन। मतलब देखिए कितना साइंटिफिक है, थोड़ा भी कम ज्यादा होता है तो पेशेंट को तकलीफ पता चलने लगती है। तो नेक्स्ट डे जैसे भी उन्होंने बोला मुझे खून आया, तो मैंने उनको एक्सरे करो ये करो वो कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है अतिलंघन से रक्तपित्त होता है। मतलब खून में खून गिर सकता है, खांसी से, नाक से, यूरिन से, कहीं से भी हो सकता है। तो तुरंत मैंने उनको बोला कि आप अभी खिचड़ी बना के पेट भर के खा लो, जिसके अंदर मामूली काली मिरी, जीरा और नमक और घी डाल के खा लीजिए। जैसे ही, और साथ में उन्होंने बोला कि मुझे सूखी खांसी भी आ रही है और मेरे बॉडी में थोड़ा पेन हो रहा है पर जकड़न कहीं नहीं है। जैसे ही उन्होंने खाना खाया, 3 घंटे बाद उनका फोन आया कि बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और सूखी खांसी और वो सब कुछ चला गया। मतलब वो, क्योंकि वो लंघन की वजह से था, इसलिए एक आयुर्वेदिक डॉक्टर उसको अच्छे से समझ पा रहा था कि ये क्यों हो रहा है। और इस समय पे उसने डर के मारे, अगर वो दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते थे तो क्या होता था, कुछ और ही इलाज और कुछ इन्वेस्टिगेशन और कुछ बीमारी, मतलब वो में कुछ अनप्रेडिक्टेबल है ये सब चीजें। तो आपको समझ में आया होगा कि लंघन जो है वो थेराप्यूटिक चीज है। पेशेंट्स को अगर देना है तो डॉक्टर ने सोच समझ के देना चाहिए और पेशेंट्स को पूरा भरोसा होना चाहिए डॉक्टर पे। अब ऐसा है कि ये हो गया थेरेपी की बात। जनरली क्या होता है कि पित्त प्रकृति के जो पेशेंट्स होते हैं, जो लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनको उपवास सहन नहीं होता है। पर हम लोग क्या है, धर्म के मारे, जैसा नवरात्रि का उपवास करना है, 7 दिन भूखा रहना है, संकट चतुर्थी है, दिन भर उपवास करना है, एकादशी है, खाना नहीं है, तो सुबह से टेंशन आने लगता है हम लोगों को कि मैं क्या खाऊं, अभी मैं मेरा कैसा होगा दिन भर में, कि मैं क्या चीजें करूं। तो पित्त प्रकृति के लोगों के लिए मैं एडवाइस करूंगी कि इन्होंने धर्म दूसरे तरीके से भी करते आता है। आप जाप करिए, स्वाध्याय पढ़िए, बाकी चीजें करिए। तो उन्होंने पूरा निरंकार उपवास करने के पहले प्रैक्टिस करना पड़ता है। हमारे साधु संत हमको बचपन से सिखाते हैं कि उपवास करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। पहले 2-2 घंटे के पचकान, मतलब 2 घंटे का आप एक स्लॉट बनाइए, उसमें कुछ मत खाइए। फिर उसको बढ़ाते हुए 3 घंटे का स्लॉट करिए कि 2 खाने में 3 घंटे का अंतर हो, फिर 4 घंटे का अंतर हो। इस तरीके से हम उसको स्लॉट बढ़ाते हुए हमको धीरे धीरे अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। जैसे संवत्सरी पर्व में हमको उपवास करना रहता है, तो 1-1.5 महीने पहले से हमारे रात्रि भोजन त्याग शुरू हो जाता है। कभी एकासन करते हैं, कभी व्यायासन करते हैं, और धीरे धीरे अपनी बॉडी को बनाते हैं, जिस तरीके से हम एक शक्ति आ जाती है और हम पर्युषण पर्व के दिन, आखिरी दिन, एक निरंकार उपवास कर सकते हैं। जैसे मेरी बेटी ने इस बार तेला किया था और उसको देख के मैंने भी तेला कर लिया, क्योंकि बेटी कर रही है तो मैंने भी तेला करना चाहिए, ऐसा मैंने सोच के। और बहुत ही सोरा तेला हुआ, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है कि दिव्य मनोबल, जिसका दिव्य मनोबल होगा उसी को तपोबल आएगा, वही उपवास कर सकता है। जो अवर सत्व वाला आदमी है वो उपवास नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले हमको मन की शक्ति बढ़ानी पड़ती है, तभी हम उपवास कर पाते हैं। फिर आपको समझ में आया कि कौन उपवास नहीं कर सकता है। मतलब थेरापेटिक उपवास टीबी के पेशेंट को भी मैंने दिया है, पर वो डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में होना है, पर बहुत दुबला पतला इंसान है, तो उन्होंने थोड़ा आयुर्वेद डॉक्टर के पास में वो करके बाद में अपना उपवास का प्लानिंग करना चाहिए। और लघु अन्न को उपवास बोला है आयुर्वेद में। अब नेचुरोपैथी क्या बोलता है, नेचुरोपैथी में अलग अलग टाइप के उपवास होते हैं। रस उपवास, जैसे 11 प्रकार के उपवास होते हैं उसमें, कि भाई अस्थमा है तो दिन भर मूली का जूस पियो। फिर तक्र उपवास है, दिन भर छाछ पियो। एक रस उपवास है, वही रस को खाते रहिए, ऐसे। फिर द्विकालिक, एक कालिक करते हुए 11 टाइप के उपवास नेचुरोपैथी में बताए हुए हैं। तो ये जो रस उपवास है वो भी एक नेचुरोपैथ के एडवाइस से हमने करने चाहिए, बीमारी को देखते हुए। उनका ये रहता है कि अपने रोम कूपों से, पूरे बॉडी से, यूरिन से, पसीने से वो
वो जूस की स्मेल जब तक नहीं आती है तब तक हमारे बॉडी में वो जूस जाना चाहिए, और वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करके अपनी बॉडी को ठीक करता है। तो मेरा ये बोलना है कि जिस तरीके से उपवास करेंगे उस तरीके के एक्सपर्ट को आपको अपना ओपिनियन लेना है। अब अपने जैन उपवास की बात करती हूँ। तो मेरे हिसाब से जो हम लोग जो तिथि को फॉलो करते हैं, आठम चौदस, ये जो उस दिन हम लोग लीलोती नहीं खाते हैं। लीलोती मतलब वेजिटेबल्स नहीं खाते, कच्चा नहीं खाते हैं, सारी सूखी हुई चीजें उनको पानी में वो करके खाते हैं। तो वो ऐसा रहता है कि वो बहुत साइंटिफिक है, जिसमें सारी सूखी हुई चीजों को हम पानी में भिगा करके फिर कुक करके खाते हैं। डायरेक्ट गीली चीजें जो होती है ना, वो हेवी टू डाइजेस्ट होती है, और हमारे शरीर के भीतर का जो पानी का प्रमाण है वो हमको वीक में एक बार कम करना होता है। इसीलिए हम उपवास आठम चौदस मतलब वीक में एक बार, ये हमने डिसाइड कर लेना है। और उस दिन हमको उपवास करना है। जैसा आप गमले में एक पौधा लगाते हो और उसके अंदर मिट्टी रहती है और हम पानी डालते हैं। और समझ लीजिए 3-4 दिन तक हमने बहुत ज्यादा ज्यादा पानी डालना शुरू कर दिया, तो चौथे दिन वो गमले में बहुत कीचड़ बन जाएगा, और वो उस छोटे से पौधे को भी वो पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं मुरझा जाता है। हमको समझ जाता है कि इसको पानी ज्यादा हो गया है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा धूप में रखते हैं और उसकी मिट्टी का पानी सुखाने की कोशिश करते हैं, और उसको कितनी जरूरत होती है उतना ही अगर पानी दे तो वो बहुत अच्छा ग्रो करता है। बस यही कंसेप्ट है कि जो हमारा शरीर में क्लेद है, क्लेद मतलब बीमारी पैदा करने वाली चीजें, उनको हमको वीक में एक बार सुखाना है। तो आपकी जो क्षमता है उसके अनुसार आपको दिन में एक बार खाए, 2 बार खाए, निरंकार रहे, रात्रि भोजन त्याग करे, या सुबह उठकर 11 बजे तक 1.5 पोर्सी 2 पोर्सी करे, जिसको जैसा सही लगे उसने उस तरीके से अपनी बॉडी को, अशोक जी सही करे, डिटॉक्स करना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आप एक हफ्ते के दोषों का विलयन उसी हफ्ते में कर लेंगे तो जिंदगी भर आपको कोई बीमारी नहीं होगी। मेरे काका जी है दोंडाईचा में, हम बचपन से उनको देखते आ रहे हैं। उनको कभी पेट दर्द हुआ, पेट पैर दर्द हुआ, उन्होंने क्या किया, आयम्बिल कर लिया। और हम देखते हैं आज भी उनको एक गोली की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तबीयत है उनकी। तो आयम्बिल भी एक अपने आप में एक चिकित्सा है। हम बिना नमक का खा रहे हैं, एक ही अनाज खा रहे हैं। देखिए कितना सुंदर साइंटिफिक एग्जाम्पल है। आप समझ लीजिए आपने एक अनाज लिया, चना, तो हमारी बॉडी को क्या करना है पता है, जो भी एंजाइम्स निकलेंगे वो सिर्फ चना पचाने के लिए निकलेंगे, और बाकी सारे सेल्स को उस दिन रेस्ट मिलेगी। है ना, कितना साइंटिफिक डिजाइन है ये। चावल लिया तो चावल को ही पचाने वाली चीजें निकलने वाली है, बाकी निकलेगी ही नहीं। ये भी एक तरीके से शरीर को आराम देने का काम है। तो हर तरीके के उपवास है, सिर्फ आप कहीं ना कहीं संयम करें, अपने मन को कंट्रोल करें, और डरे नहीं कि मुझे उपवास से, जो आप लोग सुन रहे हैं आप तो करते ही रह रहे होंगे, पर ये लिंक आप शेयर करना। जो लोग डरते हैं ना उनको बोलिए कि बिल्कुल डरना नहीं। एक फास्ट और फीडबैक मैकेनिज्म होता है हमारे बॉडी में। कैसा, बस हम अभी खत्म करेंगे 2 मिनट में, क्योंकि हमको जिज्ञासा है और आप लोगों के भी मुझे मत लेना है। फास्टिंग एंड फीडबैक मैकेनिज्म ऐसा होता है कि जिसमें सपोज आपको, आपने खाना खा लिया पेट भर के, हाँ, और उसके बाद में आपको जो पसंद की चीज है, आइसक्रीम है या कोई आप समझ लीजिए चना चटपटी, कोई भी चीज आपकी पसंद की आ गई आधे घंटे बाद, फिर भी आप क्या कर लेते हो, खा लेते हैं, क्योंकि पसंद की चीज है। तो ये ब्रेन अपना काम करना चालू कर देता है भूख के लिए। और अगर आपने ठहरा लिया है कि आज मेरा एकासन है और सुबह बढ़िया नाश्ता भी बना, तो भी आपको भूख लगेगी नहीं, क्योंकि आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया है। ये पूरा मन का और ब्रेन का खेल है। घर में दुखद घटना हो जाती है, चाहे कितना भी खाना सामने रख दो, नहीं खा पाते हैं हम लोग, है ना। ये भी ब्रेन का ही खेल है। तो कहीं ना कहीं उपवास भूख से ज्यादा ब्रेन को संस्कारित करने के लिए बना हुआ है, और जहां मन का और शरीर का संयोग हो गया वहीं पे उपवास हो सकता है, नहीं तो उपवास नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है, क्योंकि मैं उपवास पे हमारे एमडी के बच्चों पे
को 10-10 दिन तक लेक्चर देती हूँ, 2-2 3-3 घंटे। तो मैं अब इतने टाइम में तो मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि आपको मैंने सारा सार बता दिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और अगर किसी के मन में कुछ जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, अशोक जी पूछ सकते हैं आप। जय जिनेन्द्र। जय। मैम ने बहुत अच्छे ढंग से पूरा व्यवस्थित समझाया। गए वर्ष सूरत में आचार्य महाश्रमण जी पधारे थे, तो उनके स्वागत में काफी जने वर्षी तप का एक दौर और होड़ सी लगी थी। उसमें मैंने भी किया था कि भाई वर्षी तप करना है, और पूरे साल सानंद संपन्न भी हो गया। और उसमें मेरे को दो था, एक तो गुरुदेव का स्वागत में तपस्या करनी है, और दूसरा आध्यात्मिक भी लाभ है, और तीसरा शारीरिक, मतलब कि शरीर में जितने भी रोग है प्राय प्राय सब चले जाएंगे, क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाता है, 36 घंटे तक कुछ नहीं खाना, और 12 घंटे में जो भी अपने लेना है वो ले सकते थे। तो उसमें प्राय प्राय रिपोर्ट भी कराया था 2 बार, प्राय प्राय सब रोग खत्म हो गए, खाली एक एक्जिमा जो खुजली का रोग था वो रह गया था। तो वो किस हिसाब से कंप्लीट नहीं हुआ होगा, उसका थोड़ा पूछना था। हाँ, मैं बताती हूँ। जो इसमें ऐसा है कि ये आपका जो खुजली का जो बीमारी है ना, वो क्लेद की वजह से है। तो जैसे जिस दिन आपने उपवास किया होगा, उस दिन आपने पानी की मात्रा कितनी रखी थी पीने के लिए? लगभग 1.5 से 2 लीटर से ज्यादा नहीं पी सकता था। डेढ़ जिस दिन लीटर उपवास रखा था उस दिन। ठीक है। तो अभी आप क्या करिए, 3-4 दिन तक ना थोड़ा पानी कम कर दीजिए। बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो उससे भी स्किन डिसीजेस ठीक हो जाते हैं। पानी की मात्रा को हमको बहुत सोच समझ के यूज करना पड़ता है, क्योंकि खाना ही नहीं रहता है ना, तो बॉडी में डाइजेस्ट करने के लिए पानी की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। नहीं, अभी तो तो लगभग, उपवास छोड़ दिया, लास्ट ईयर हाँ, में पर किया था। अभी फिर भी आपको चाहे तो आप उसको बीमारी कंट्रोल करने के लिए मेरे को एक बार आप कॉल कर लीजिए, तो वो पहले कुछ दवा की जरूरत होती वो बता दूंगी, और साथ में आप उसका फोटो भी भेजना मुझे, तो वो देख अभी सकते हैं। 8वीं और 14वीं को उपवास रखते हैं, 8वीं हाँ, दोनों उपवास रहता है, और बहुत 14वीं को आइनबिल कर देते हैं, और 13वीं को उपवास रखते हैं स्वामी जी के हिसाब से। तो महीने में 4 उपवास ही ऐसे हो जाते ज्यादा हैं। हो वैसे जाता अभी ज्यादा है। खुजली और तकलीफ नहीं हो रही है, धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन 1 साल का जो अपने को टाइमिंग मिला, तो मेरे को ऐसा लगा था कि शायद वो क्लियर हो जाएगा इंटरमीडिएट फास्टिंग का, जो भी अपने चैप्टर पढ़ा था उसके साथ, लेकिन थोड़ा सा प्रमाण रह गया, काफी कम हो गया। नहीं, ओम कभी माधव। दवाई अभी लेना पड़ता है, सिर्फ उपवास एकदम पूरा नहीं हो सकता है। ठीक। हाँ, मधु जी, मधु जी, मधु जी अपने आप अभी को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, ओ मैडम, ओके। मैं व्रत रखती हूँ नवरात्रों में जरूर 9 दिन के, और हफ्ते में रात का खाना नहीं खाती हूँ, ऑलमोस्ट कम, क्योंकि मैं सीओपीडी की पेशेंट हूँ, और अगर मैंने देखा मैं ज्यादा खाती हूँ तो कफ बहुत बन जाता है। तो आप बताएं कि क्या ऐसी चीज है। मैं वैसे तो आयुर्वेदा ही कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसी बीमारी है जिसमें मुझे, मैं एलोपैथी मेडिसिन तो नहीं खाती पर रेप्सूल्स लेती हूँ, वो जो निबुलाइजर जरूर लेती हूँ, पर गोली नहीं खाती। तो आप कुछ बताएं कि और क्या किया जा सकता है जिससे कफ कम बने, कुछ भी खाने से जो कफ बनती है वो देखिए, सीओपीडी मतलब क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, हाँ, जो शुरुआत पेट से ही होती है। जी। जब शुरू हुई होगी, तो आपके जो एंटीजेंस है, वो पेट उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया, और वो कहीं जाके लंग्स आप में सैचुरेट हो गया है। एक हद जी। तक वो रिवर्सिबल रहती है, पर एक उम्र के बाद में वो रिवर्सिबल नहीं होती है। तो इसलिए ओके। आप जो अभी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ मेरा ये बोलना है कि आप मॉर्निंग में अगर आप 1 पोर्सी या 1.5 पोर्सी करें, तो वो ज्यादा मतलब आपको मतलब जैसा उठने के बाद में आप 9:30 तक कुछ ना खाए, हम्म, अगर आपको पॉसिबल है, तो वो हाँ। आपको ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, ओके। और दिन में 2 बार आप गुनगुना पानी पीजिए खाना खाने के हाँ बाद। वो कर, हाँ ठीक है। एक थैंक नम्र यू, निवेदन थैंक मैं चाहूंगी कि पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो सुनीता जी को बाद में पर्सनल कांटेक्ट करके पूछे, ताकि कॉमन कोई प्रॉब्लम हो तो अभी यहाँ कॉमन कमेंट्स और कॉमन बात जी, कर सके, तो दैट बिल्कुल। विल यू। अलका जी, कफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सभी को होती है, पर नहीं, ठीक कोई है बात आप नहीं, मधु नहीं, आंटी हाँ इन जी। आप ठीक इन है ना, वो जनरल आप फॉलो करिए। हाँ, जी मॉर्निंग का जी
वन टाइम वाला फॉलो, थैंक यू, ब्रेकफास्ट। थैंक यू। रूपा ओम जी, आराम। रूपा जी रूपा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, बोलिए। नमस्ते जय जिनेन्द्र। हाँ जी। बहुत अच्छा लगा आपका सुन के, लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं है ना फास्टिंग लंबे टाइम तक नहीं कर सकती हूँ। जैसे शाम को अभी दोपहर का खाना खाया 1 बजे, फिर मैं 6:30-7 बजे खाना मुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मुझे पसीना होने लगता है। तो उसके लिए आप कुछ बोलेंगे, नहीं तो फिर मैं आपको पर्सनल कांटेक्ट करूंगी। थैंक यू। नहीं, आप जो कर रहे हो वो सही है। आप 2 खाने में 5-6 घंटे का अंतर कर ले रहे, वही आपके लिए लंघन है। बस अच्छा। उससे ज्यादा मत करिए। सिर्फ आप हाँ, फ्रिक्वेंट अगर खाएंगे तो वो मत करिए, है ना। नहीं फ्रीक्वेंट तो नहीं खाती हूँ। देखो कल रात को 8-8:30 बजे खाना खाया था, अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया। तो इतना कर सकती हूँ, इससे ज्यादा मतलब 12 घंटा नहीं नहीं तक नहीं, नहीं कर इससे ज्यादा सकती। मत करिए आप। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है इससे ज्यादा, ओके, है ना। थैंक यू, नमस्ते। जी। हाँ, सुमिता जी देखिए, हमारे जैन धर्म में जो उपवास बताए जाते हैं, पूरा हाँ दिन रात निराहार पानी बिना 24 आवर भी करते हैं साथ में। तो हाँ, जो पेशेंट है, बीमार लोगों को उनको अवॉइड करना चाहिए, आप जिस हिसाब से बता रहे हो। मैं वही बोलूंगी कि कोई भी चीज का अतियोग नहीं होना चाहिए। जी हम्म। दूसरी चीज ऐसी है कि उपवास ये सब चीज मन के ऊपर है। अगर जो पेशेंट है और उसकी मानसिकता बहुत अच्छी है तो वो उपवास कर भी लेगा, पर उसके मन में डर है और शक है और वो बीमार है, तो उसने उपवास नहीं भी किया तो चलेगा। जी क्योंकि यही बिल्कुल। सबसे बड़ा डर है कि मैंने नहीं खाया तो मुझे क्या होगा। उसी डर में आदमी बहुत कुछ गलत हो जाता है। तो इसलिए अगर पेशेंट का मनोबल अच्छा है तो ही उसको आप बोलिए। सबसे जी बेस्ट मैंने दूसरे एक ही फॉर्मूला दूसरी निकाला है। एक पॉइंट और क्लियर करना चाहता हूँ। जो लंबी तपस्या करते हैं, अठाई करते हैं या उससे भी बड़ी तपस्या करते हैं, उनको पालने में कितनी सावधानी रखनी होती है। पारने के ऊपर तो मेरा पूरा काम है, हमारी एक बुक भी है उसमें। हाँ, तो ऐसा है कि आप अगर 8 दिन का उपवास कर रहे हैं तो आपको 12 अन्नकाल मतलब 6 दिन तक आपको फॉलो करना चाहिए। रिस्ट्रिक्टेड डाइट जिसमें आप चौयार करें और पूरसी करें और दो तीन लिक्विड टाइम से ही। शुरू करें। हाँ, और मांस कमण अगर कर रहे हैं तो 24 अन्नकाल मतलब 12 दिन तक आप उसको पारने के लिए धीरे धीरे कर करके ग्रो करें। मैंने देखा है कि मांस कमण करने वाले लोग 1-1 1.5 महीने तक रिस्ट्रिक्शन फॉलो करते हैं। इतना भी रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं करना है। आप लोग किसी को अगर मांस कमण के पारने में मतलब 31 डेज का उपवास के पारने में अगर किसी को कोई भी इशू आ रहा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मांस कमण के पारने में जो भी कोई कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, मैं उनको फोन पर ही ऐसे टिप्स बता करके उनका ठीक कर देती हूँ। नहीं तो फिर से वही प्रॉब्लम, डॉक्टर्स के पास जाने के बाद वो आपको सलाइन लगा देंगे। उनको नहीं समझ में आएगा कि ये उपवास के बाद में क्या होना है क्या नहीं करना है। तो आप किसको भी आप बोल सकते हैं, मेरा नंबर दे सकते हैं। ओ मैडम, ओ मैडम। एक मिनट, अपने उपवास के टाइम में जो मुंह पे फीकापन रहता है ना, तो कई लोग क्या है पानी में तला फला और वो भी सब ज्यादा चटपटा खा लेते हैं, तो उसका भी नुकसान होता होगा। नहीं, अब जब एक उपवास करते हैं ना तो उसके बाद खा लिया तो कोई चल जाता है, कोई बात नहीं है। जैसे संवत्सरी के उपवास के बाद में अगले दिन अपना स्वामी वत्सल या कुछ रहता है तो इसमें जनरली तला वाला होता है। पर वो एक दिन के उपवास के लिए इतना कुछ डरना नहीं है, आदमी ने खा लेना चाहिए। केला पर अगर अगर कर लिया तो फिर ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, लंबे उपवास में जाना होता है। जी खाना तो खाने के लिए ही जी रहे हैं ना हम लोग, अच्छे से खाना भी चाहिए। हाँ जीने के लिए खाना है, खाने के लिए हाँ, नहीं जीना दोनों भी चीजें हैं। हाँ है। हाँ स्मिता जी, जो हम कम आहार खाते हैं, तो हाँ। उसके बारे में बताइए कि उसका कितना लाभ होता है। कम आहार खाना, वो आ, अपने इसमें भी उनोद्री बोला है अपने में। उनोद्री, उनोद्री अच्छा। खाओ। हाँ,
ठीक है वो ना, करने से जैसे कितना लाभ होता है? उसमें तो अच्छा लाभ ही है, क्योंकि पेट के 4 हिस्से करने को बोला है आयुर्वेद में, उसमें से एक हिस्सा आप खाली रखिए। बहुत पेट भर के नहीं खाना है। मतलब बहुत पेट भर के किसको बोलते हैं? कि खाना खाते से सोने का मन हो जाए, पेट टाइट हो जाए, आलस आए, काम में मन ना लगे, वो उतनी क्वांटिटी को ज्यादा क्वांटिटी बोलते हैं। और खाने के बाद में काम करने में फुर्ती आए, उतना ही डोज हमको जरूरी है खाने का, उससे ज्यादा हमें खाना भी नहीं चाहिए। तो ये उनोदरी तो सबसे बेस्ट होता है। सिर्फ एक चीज समझ लीजिए, हम कैसे होते हैं कि हम ना अपने हिसाब से हर कंसेप्ट को मोल्ड कर लेते हैं कि शाम को कम खाना, उनोदरी कर रहे। बिल्कुल नहीं करना ऐसा। एक फॉर्मूला याद रखिए जिंदगी भर के लिए, कि 7 बजे खाना खा रहे हैं तो आप पेट भर खाना खाइए, मतलब वो एक हिस्सा पानी वाला छोड़ के पेट भर के खाना खाइए। 8 बजे तक खाना खा रहे हैं तो 75% खाना खाइए। 9 बजे तक खा रहे हैं, 8 से 9 के बीच में, तो 50% खाइए। 9 से 10 के बीच में खा रहे हैं तो 25% खा रही है। और 10 के बाद खा रहे हैं तो फिर आपकी मर्जी, बीमारियां होना है। हम्म। तो जिसको खाना एंजॉय करना है, उसने 7 बजे तक, एक स्टडी है कि कोलेस्ट्रॉल जिनके बढ़े हुए थे, ऐसे 30 पेशेंट्स को रात्रि भोजन त्याग करने को बोला और दूसरे ग्रुप को सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए बोला। तो जिन्होंने रात्रि भोजन त्याग किया, नॉन जैन लोग, उनके कोलेस्ट्रॉल बिना दवाई के लिमिट कंट्रोल में आ गए। मतलब देखिए कितना बड़ा है। और मेरा यही बोलना है कि जो आदमी रात को कम खाएगा, रात को यानी शाम को, मैंने देखा है ऐसा कि उसको बहुत सारी बीमारियां होने का डर रहता है, जिसके अंदर डायबिटीज, थायराइड और कैंसर। आप मतलब अभी मैं बोल रही हूँ, पर मुझे लगता है कि 10 साल 20 साल के बाद ये कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश हो जाएगा कि जो रात को कम खा रहा है उसको डायबिटीज, थायराइड और कैंसर, ये बहुत प्रोन रहने वाला है ये बीमारियां। इसलिए रात को कृपा करके खाना अच्छे से बनाइए। सिंगल आइटम खिचड़ी खा लिया, डोसा बना लिया, थेपला खा लिया, ये करिए मत। रात का खाना वैरायटी ऑफ फूड होना चाहिए, पर रात का खाना शाम को खाना, मतलब लेट का तो मैंने पहले ही बता दिया, नहीं खाना है। पहले खाना है और बहुत अच्छा और पेट भर के खाना खाना है। जी मुझे लगता है कि काफी सारी बिल्कुल। जिज्ञासाओं का। देखिए, सूर्यास्त से पहले खाना खाने का जो बताया जाता है शास्त्रों में, इसके पीछे जो विज्ञान आपने बताया, पाचन पाचन हमारा सही होता है सूर्यास्त से पहले पहले अगर खा लिया तो। और सूर्यास्त के बाद खाना खाने से आपको कितनी देर में आप खाना खा रहे हो सूर्यास्त के बाद, उसी हिसाब से आपको डाइट लेना है। इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। एक तो प्रश्न है आनंद भाई जी। जी सुनीता जी, 16 घंटे का फास्ट ये बहुत प्रचलित हो रहा है। 16 हाँ, घंटा बहुत लोग करते हैं, तो उसका क्या है? आप थोड़ा उसके बारे में बता सकते हैं? 16 घंटे का फास्ट है ना, तो वो मेरे हिसाब से शाम से पकड़ के सुबह तक 16 घंटे होना चाहिए। राइट। वो 16 घंटे, तो वो 16 घंटे होने से ही लाभ होता है, बोलते 12 13 14 नहीं, उसका कुछ नहीं, वो मतलब लोग क्या कर लेते हैं, मतलब सुबह खाया 9 बजे, फिर रात को 8 बजे, वो वैसा मत करिए। नहीं, मतलब रात का ही, आप, रात का ही, रात का ही। हाँ, हाँ, सूर्यास्त से पहले खा लीजिए फिर 16 घंटा। हाँ, वो सही है। तो वो उसका क्या उसके साइंस? लिए भी नहीं, कितना उसके लिए भी बहुत साइंटिफिक है सारी चीजें। वो इतने कम टाइम में तो नहीं बता पाऊंगी, पर रात में जितने भी हमारे ग्रेलिन, लेप्टिन, इंसुलिन, ये सारे जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हार्मोन्स होते हैं ना, वो बहुत कम मात्रा में शरीर में रहते हैं। तो वो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट ही नहीं रहती है रात को खाया हुआ पचाने के लिए। तो जितना लेट खाएंगे उतनी तो तकलीफ देगी। इसलिए रात को खाने की जरूरत ही नहीं है। जो लोग बोलते हैं ना कि आपका 12 घंटे फास्टिंग हो रहा है, रात भर से कुछ खाया नहीं है, ऐसा कोई कंसेप्ट मेडिकल साइंस में भी नहीं है। पता नहीं ये ऐसा क्यों बोलते हैं कि रात भर खाना नहीं खाया तो सुबह उठ के जल्दी खाना खाओ। ये गलत चीज समाज में प्रचलित हो रही है। ओम अरहम। तो बहुत सुंदर तरीके से चर्चा सत्र भी हमारा चला, बहुत सी नई बातें हमने जानी। ये विषय इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में हम चर्चा करें तो घंटों चर्चा कर सकते हैं, अलग अलग फास्टिंग के बारे में।
जैन धर्म में क्या बताया जाता है, अन्य शास्त्रों में क्या बताया जाता है, अलग अलग फास्टिंग के बारे में भी हमने जाना। और मुख्य बात जो आयुर्वेद, आप आयुर्वेद की डॉक्टर है, इसलिए आयुर्वेद में लंघन कैसे किया जाता है, ये चीजें आपने बहुत अच्छी तरह से समझाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी हम संपन्न करेंगे आज का सेशन। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के गुरुदेव आभारी के हैं। आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 एक घंटा घंटा रोज, रोज, फिटनेस का डोज 1 एक घंटा घंटा रोज। तो रोज। बंधु और बहनों, आज इस 2023 का आखिरी दिन हम इस साल को आज विदाई दे के नए साल में कल प्रवेश करेंगे। तो कल का हमारा कार्यक्रम भी बहुत विशेष रूप से होने वाला है। नए साल के स्वागत का कार्यक्रम रहेगा कल। तो कल की लिंक आपको मिल जाएगी आज ग्रुप्स में। और कल हम एक विशेष कार्यक्रम लेके आ रहे हैं, कल ओपन फॉर ऑल। आप सभी को, आप अपने नए साल के स्वागत में और पुराना साल में हमने क्या पाया और क्या हमारा अगले साल का लक्ष्य, जैसे अलका जी ने बताया, हमें अगले साल के लिए एक अपना लक्ष्य लेके नए साल में प्रवेश करना है। तो हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, तो इस बारे में कल हम सब, कल कोई विशेष वक्ता नहीं रहेगा, किसी का लेक्चर होने वाला नहीं है, सभी हमारे वक्ता है, सभी श्रोता है कल। ठीक है। तो कल आप लोगों को भी अपने अपने विचार रखने हैं, नए साल का स्वागत कैसे करें, और पुराना साल जो हमने अभी आज इसको खत्म हो रहा है, इसमें हमने क्या लाभ, हमें क्या हासिल किया हमने, इसके बारे में भी हम पिछले पीछे अतीत में भी झांकेंगे और भविष्य की कल्पना भी करेंगे। कल तक के लिए ओम अरहम, ओम अरहम। आज की मीटिंग हम ये एंड कर रहे हैं।